दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर बात करने जा रहे हैं जगदीप धनखड़ की, उनके केजरीवाल के साथ कनेक्शन और उससे पहले सलमान खान के साथ भी इनके कनेक्शन थे, उनका केस इन्होंने लड़ा था और उसके साथ-साथ इनके क्या कनेक्शन थे बाकी लोगों के साथ, इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं। जब टेन्योर था यहाँ पे हमीद अंसारी का, जब वो इंडिया के अंदर वाइस प्रेसिडेंट थे और बीजेपी के टाइम में 3 साल हमीद अंसारी प्रेसिडेंट रहे, एंटी इंडिया एजेंडा चलाते रहे, गवर्नमेंट को टारगेट करते रहे, मोदी को टारगेट करते रहे। उसके बाद भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाई गई इनके खिलाफ और धनखड़ भी बीजेपी के खिलाफ चल रहे थे पिछले कुछ महीनों से और बीजेपी इनको इग्नोर कर रही थी। लेकिन जब हद हो गई, यानी कि इसने केजरीवाल से मीटिंग कर ली 20 जुलाई को और 20 जुलाई को केजरीवाल इनके पास मिलने नहीं आए क्योंकि ना तो राज्यसभा के मेंबर है, ना लोकसभा के हैं और वो उनको एक इनविटेशन भेजा गया कि धनखड़ की तरफ से कि आप आओ मिलो और दोनों की मीटिंग हुई। 20 मिनट तक मीटिंग हुई थी दोनों की। क्या हुआ वो भी बात कर सकते हैं हम। लेकिन इस हमारे साथ बात करने के लिए इस टाइम बैठे उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती हैं और 9 फीचर फिल्मों के अंदर इन्होंने काम किया है और साथ में बहुत से एड्स वो बनाए हैं, साथ में जो पॉलिटिकल फिल्में हैं उसके अंदर भी काम किया और बाकी जो सोशल फिल्में हैं उस पर भी काम किया। साथ में जो फॉरेन की फिल्में होती थी उसके अंदर इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था। फॉरेन की फिल्म के लोग आते थे वो स्पेशली इनसे कांटेक्ट करते थे क्योंकि मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं रॉ में हूँ और हम बात इसलिए कर सकते हैं। तो जो इस टाइम पे धनखड़ का रेजिग्नेशन हुआ, कुछ लोग ये कहते हैं कि धनखड़ जब बीजेपी के एजेंडे पे नहीं चल रहे तो बीजेपी ने इसको छोड़ दिया, क्या ये रीजन है? तो इसी पे बात करने के लिए उदय शंकर पांडे जी आप बात करिए कि आप क्या कहना चाहते हैं धनखड़ के बारे में कि क्यों बीजेपी ने इनको निकाला और क्या ये कोई नई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? नरेश जी नमस्कार। और मैं खाली वो अपने बारे में थोड़ा बता दूं, आपको क्लियर कर दूं। जब आप बोलते हैं कि 9 फिल्मों में काम किया था, मतलब 9 फिल्में मैंने डायरेक्ट की थी। बेसिकली ये जी 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 जी। और जो फॉरेन क्रूज आती हैं, देखिए फॉरेन फिल्में तो आती हैं लेकिन हर वक्त मैं बताऊं कम से कम कुछ नहीं हो तो 50-60 फॉरेन टेलीविजन की टीम्स इंडिया में घूम रही हैं। तो वो लोग भी इंडियन कोऑर्डिनेटर देखते हैं, इंडियन प्रोड्यूसर देखते हैं, तो वो काम भी मैं करता हूँ। बेसिकली इजरायली क्रूज, जापानीज क्रूज, इन सब के साथ, ब्रिटिश क्रूज, इनके साथ मैं काम करता रहता हूँ और बहुत सीखने को मिलता है कि आज की टेक्निक क्या हो रही है। चलिए, अच्छा, टॉकिंग अबाउट मिस्टर धनखड़, विनाश काले विपरीत बुद्धि और आकाश से गिरे तो खजूर पे अटके। आप ये बताइए, ये इससे अच्छा वाला उदाहरण क्या होगा कि ये विपरीत बुद्धि का, कि यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट करप्ट एंड इग्नोर्ड एंड साइडलाइंड पार्टी ऑफ आप, जिसमें कोई है ही नहीं, जिसके अंदर एक केजरीवाल है जो वन मैन शो करे जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से उसने अपने आप को प्रूव कर दिया एकदम कि ही इज द मोस्ट करप्ट। एंड वो है ही नहीं पॉलिटिशियन ही नहीं, वो बेसिकली मारवाड़ी आदमी है, अपना पैसे कमाने के चक्कर में बैठा हुआ है। तो लेफ्ट एंड राइट उसने पैसे कमाए और अपने आप को बदनाम किया बाय मिसयूजिंग दैट मनी। एनीवे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और वही मैं कहूंगा कि धनखड़ साहब अच्छी भली नौकरी कर रहे थे, हिंदुस्तान के सेकंड टॉप पोस्ट पे बैठे थे, वाइस प्रेसिडेंट। आपको क्या जरूरत पड़ गई कि ये जो अननेसेसरी लोग झोंक में लग गए आप जाके? और कौन सा एम्बिशन आपका, आप क्या करना क्या चाहते हैं बाय ज्वाइनिंग अ पार्टी लाइक आप? अगर आज जो आप कह रहे हैं अगर सही है तो एनीवे मेरा तो यही कहना है कि जब तक सच तो आएगा ही, सच तो उभरेगा ही, और तब तक वी कैन कंटिन्यू विथ आवर assumption एंड presumptions अबाउट दिस मैन। और आप मुझे बताइए कि लाइक व्हाट कंक्रीट प्रूफ्स यू हैव एज ए इंटेलिजेंस पर्सन। देखो बेसिकली क्या है कि इनकी जो मीटिंग हुई थी केजरीवाल के साथ, केजरीवाल इनसे मिलने नहीं आए, इन्होंने स्पेशली फोन करके बुलाया उनको। और मैं आपको बता दूं कि जब आदमी एक कंट्रोवर्सी में आता है तो उसके पास इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, वैसे भी इंटेलिजेंस के लोग घूमते रहते हैं क्योंकि सिक्योरिटी का भी इश्यू होता है, आईबी के लोग घूमते रहते हैं। और इनकी जो उनसे बात हुई उसमें ऐसा लगा कि ये केजरीवाल की पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। इनको पता था कि इनको बीजेपी निकाल देगी, इनका जो एक्शन चल रहा था।
लेकिन उस पर भी क्या रीजन है, क्यों बीजेपी के खिलाफ जा रहे थे, नाखुश क्यों थे बीजेपी से। देखिए, एक मैं और बता दूं कि इनके सलमान खान का जो केस था, जो राजस्थान में उन्होंने हड्डी का केस था, उसके ऊपर बेल दिलाने के पीछे धनखड़ उनके सामने गए थे। धनखड़ ने उनका केस प्रेजेंट किया था, उनको बेल दिला दी थी, 2 दिन तक वो जेल में रहे थे, बाद में धनखड़ ने बेल दिलवा दी। ये लेकिन इसका कोई उसका लिंक नहीं है कि सलमान खान से लिंक है, लेकिन पब्लिक को पता होना चाहिए कि इन्होंने इस केस के अंदर एक रोल प्ले किया था। देखिए, धनखड़ एक जाट लीडर है और बीजेपी एक जाट लीडर को ढूंढ रही थी बड़ी देर से। इंडिया के अंदर अगर सबसे बड़ा जाट लीडर मिला है, वो मिला है आपका यूपी के अंदर चौधरी चरण सिंह। उनसे बड़ा जाट का लीडर कोई पैदा नहीं हुआ और उनका पूरा कंट्रोल था जाटों के ऊपर। फिर उसके बाद देवीलाल हरियाणा के अंदर थे, उन्होंने भी कोशिश की थी कि यूपी के जाट लीडर पे कंट्रोल किया जाए, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिला। बीजेपी ने कुछ जाट लीडरों को पकड़ा अपनी पार्टी के अंदर हरियाणा से, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए और बीजेपी ने इसलिए धनखड़ को पहले तो गवर्नर बना दिया वेस्ट बंगाल का, और उन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर स्पेशली जो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट काम कर रही थी टीचर्स के रिक्रूटमेंट का, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी गवर्नमेंट को दी। इससे बीजेपी खुश हो गई और बीजेपी उनको सेंटर में ले गया है कि ये अपने जाट लीडर की प्रमोशन करेंगे, कुछ काम करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे किसान का आंदोलन चल रहा था तो इनका रोल बीजेपी को पसंद नहीं आया और बीजेपी इससे बीच में एक और लीडर को लेके आई थी, सतपाल मलिक को, जो जिनको झोपड़ी से उठा के लेके आई, जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, जिनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी, उनको लेके जेएनके गवर्नर बना दिया। लेकिन बुद्धि अपनी, जैसे उनकी घुटने में बुद्धि हो, और उन्होंने वहां पे करप्शन करनी शुरू कर दी। जब बीजेपी ने उनको रिमूव किया तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गवर्नर रहते हुए। जब गवर्नर थे तब भी बीजेपी को टारगेट करते रहे। और धनखड़ ये भी एक जाट लीडर है और ये दिल्ली में आए तो लेकिन कुछ कर नहीं पाए क्योंकि राजस्थान को बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ चल रहा था। इससे पहले हमीद अंसारी जो वाइस प्रेसिडेंट थे, 3 साल तक वो बीजेपी के सामने रहे और वहां पे सारे उल्टे काम करते रहे। झंडे की इंसल्ट भी उन्होंने की और उनको लगता था कि उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। अगर कांग्रेस रहती तो कांग्रेस उनको प्रेसिडेंट भी बनाती। 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने थे वो। लेकिन इसके उधर साहब हम ऐसा करेंगे, कुछ दिन के बाद एक वीडियो बनाएंगे, डिटेल्ड वीडियो हमीद अंसारी के ऊपर, जो उनके ईरान के अंदर कारनामे थे। तो अंसारी के ऊपर इम्पीचमेंट का केस। सर मैं कल यही पूछना चाहता हूँ आपको, सिंस यू वर इन आल्सो इन ईरान और आप इतने इन्वॉल्व थे, can't that case those facts be probed again? Because अगर उन्होंने देश की एक प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी को इतना नुकसान कराया, लोगों को अरेस्ट करवाया, मरवाया भी, why can't there be an inquiry against? देखो ऐसा था कि वहां पे जब अंसारी का जब काम चल रहा था ना, तो उसकी पूरी रिपोर्ट जाती थी। वो अपनी तरफ से एक रिपोर्ट भेजा करते थे और जाती थी वो दिल्ली के अंदर एक जेएस पास रतन सहगल जो आईबी से आए थे। बाद में वो पकड़े गए, वो कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर रहे थे सीआईए को, और सोनिया गांधी ने उनको छुड़वा दिया था क्योंकि वो सोनिया गांधी के और राजीव गांधी के बहुत क्लोज थे। वो रिपोर्ट जाती थी, उसके बाद रिपोर्ट प्रेजेंट होती थी पीएम को तो वही रिपोर्ट प्रेजेंट होगी जो अंसारी कहेंगे। तो वो जो देखिए जो केस बनता है फुल प्रूफ बनता है। उन्होंने अपने हिसाब से कह दिया कि जैसे किसी को किडनैप किया तो कह दिया जी ये लड़कियों के चक्कर में इन्वॉल्व था, वो रिपोर्ट ऊपर चली गई। इंटेलिजेंस से ना पूछा उन्होंने, ना इंटेलिजेंस की लीगल चीजों में कोई वैल्यू है। इंटेलिजेंस अपनी चीजें कह सकती है, गवर्नमेंट माने ना माने उसकी मर्जी। तो मैंने इसीलिए उनको एक्सपोज किया। अगर उनमें दम है आपके अंसारी में तो मेरी बातों को खंडन करके दिखाए। चलो हम उस पर अलग से बात करेंगे उस केस के ऊपर, ताकि लोगों को पता चले कि हमीद अंसारी का क्या रोल था। और कोई आदमी ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर जिसके पास इंफॉर्मेशन हो हमीद अंसारी के बारे में, एक्सेप्टिंग एनके सूद, क्योंकि हमारे लिमिटेड स्टाफ था वहां पे। एक की डेथ हो गई, 2 की डेथ हो गई है, एक बोल नहीं पाएगा, उसको ज्यादा पता भी नहीं है। और पता सारा मेरे को है क्योंकि मैं अकेला उस टाइम पे था जब यहाँ पे इतने लोगों को किडनैप किया गया, और पूरे टेन्योर में मैं रहा ईरान के अंदर अंसारी के साथ, और मैं ही सारे केसों को डील कर रहा था। और रिपोर्ट थोड़ी भेजी होंगी दिल्ली के अंदर, लेकिन दिल्ली के अंदर स्केची रिपोर्ट है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं अंसारी की। तो अंसारी की तो हमने बात कर ली कि उन्होंने हर एक पैंतरा खेला बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको इम्पीच नहीं किया। और ये जो हमारे धनखड़ साहब है, धनखड़ साहब का जो रोल था जिस तरीके से बीजेपी को टारगेट कर रहे थे, अगर बीजेपी इनको रिमूव ना करती और ये ना कहती कि आप रिजाइन करो, तो ये बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ले आते यहाँ पे और मोदी को झटका देते।
लेकिन मोदी से इनकी दुश्मनी क्या थी, ये तो कुछ टाइम के बाद पता चलेगा। क्यों उनसे नाराज थे, क्या इनसे कोई मिल गए, कुछ लोगों से मुलाकात की इन्होंने पिछले कुछ दिनों के अंदर। लेकिन मेन बात है कि बीजेपी इनको लाई थी एज ए जाट लीडर और वो काम पूरा नहीं कर पाए। लेकिन आप वो काम नहीं पूरा कर पाए, कम से कम अपनी सीट के तो संभाल के रखिए। सीट के अंदर में जिस तरीके से इन्होंने जस्टिस वर्मा का केस उठाया, जबकि वो लोकसभा में पास हो चुका था, प्रेजेंट हो चुका था, और लोकसभा या राज्यसभा जहां पे भी किसी का केस पहले प्रेजेंट हो वो इस पे काम करता है, तो 3 मेंबर की कमेटी बनानी थी, वो बनानी थी लोकसभा ने। लेकिन ये कोशिश कर रहे थे कि उसको बाईपास करके कमेटी ये बना दे जिसके अंदर एक जज होगा हाई सुप्रीम कोर्ट का, एक चीफ जस्टिस होगा किसी कोर्ट का, हाई कोर्ट का, और एक जूरिस्ट होगा। और इसके ऊपर इनकी बात चल रही थी कपिल सिब्बल से। यानी कि कपिल सिब्बल आपको पता है वो तो सपोर्ट करते टेररिस्टों को, वो तो गवर्नमेंट के साथ चलती नहीं है, उनका तो कुछ और कनेक्शन है, मुस्लिम के साथ कनेक्शन है, फंडामेंटलिस्ट के साथ कनेक्शन है। तो ये गवर्नमेंट को पता चला कि एक कमेटी बना के गवर्नमेंट को एक कटघरे में खड़ा कर देंगे। और अगर इनका काम चलता, अपनी ये जो लीगल पोजीशन है उसको मिसयूज कर रहे थे, और तभी इनको रिमूव किया गया। तो कहा गया आप रिजाइन करो, नहीं तो आपको रिमूव कर देंगे फोर्सिबली, क्योंकि इनकी इंसल्ट भी होनी थी। ये काम तो कर नहीं पाते, गवर्नमेंट वो काम करने नहीं देती इनको, लेकिन इसीलिए इन्होंने रिजाइन किया। और अब इनको कह दिया कि आप अपना घर खाली करो, 1 महीने का टाइम मिलता है इनको। और इनके जितने भी स्टाफ थे, 3 IAS ऑफिसर थे इनके पास, वो तो छोड़ के चले गए अपनी स्टेट के अंदर वापस, और सारे जो लोग स्टाफ जा रहे हैं उनके कमरे बंद कर दिए। लेकिन मैं एक कुछ राज्यसभा के जो वर्कर्स थे उनसे बात कर रहा था, कहते हैं राज्यसभा के लोग बहुत खुश हैं कि धनखड़ चला गया, इन्होंने बड़ा परेशान करके रखा था सबको। इनकी वाइफ घर में उनके फोन करती थी कोई पर्सनल काम के लिए, ये भी एक इशू था। भाई कोई आपके पर्सनल काम के लिए नहीं बैठा, तो धनखड़ साहब अब चले तो गए। और देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं इनकी सोनिया गांधी से मीटिंग हुई, फलाने से मीटिंग हुई, इनकी किसी से मीटिंग नहीं हुई, ये किसी से नहीं मिले, क्योंकि इनको पता है कि कांग्रेस ने इनको किस तरीके से परेशान किया। और कांग्रेस के खड़गे साहब भी कोशिश कर रहे थे, सोनिया गांधी भी कोशिश कर रही थी मीटिंग के लिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया क्योंकि उस मीटिंग का पर्पज नहीं था। और जैसे मैंने कहा कि मोस्ट लाइकली जो धनखड़ साहब ये ज्वाइन करेंगे आम आदमी पार्टी, क्योंकि केजरीवाल को स्पेशली इसीलिए बुलाया था। और कुछ लोग जो बातें सुनने के जिनको आदत होती है, कान जिनके पतले होते हैं, पर्दा पतला होता है, उन्होंने कहा कि ये केजरीवाल की पार्टी ज्वाइन करेंगे। और केजरीवाल को इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर और यूपी के अंदर जहां पे जाट वोट हैं। लेकिन इनको अपनी औकात नहीं पता कि इनको 2 भी आदमी पसंद नहीं करते, इनको कोई वोट भी नहीं देगा। ये सिर्फ एक पुतला बने हुए हैं, एक यहाँ पे हाईलाइट होने के लिए, बीजेपी को टारगेट करने के लिए, उससे ज्यादा इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर धनखड़ साहब आप खुद इलेक्शन लड़े तो अपनी सीट पे इलेक्शन नहीं जीत सकते ये, क्योंकि ना तो जाट इनको फॉलो करते हैं ना बाकी लोग फॉलो करते हैं। लेकिन ये इनको लगता है कि शायद मैं बहुत बड़ी शख्सियत बन चुका हूं। ठीक है, आप वाइस प्रेसिडेंट थे, आप अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे, आप अपना टेन्योर पूरा करिए और चाहिए। इनको एकोमोडेशन मिलेगी कैटेगरी 7 की, 5 मेंबर का स्टाफ मिलेगा इनको, गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिलेगी, क्योंकि वो इनकी अलॉटमेंट है या उनकी राइट है। लेकिन ये जिस तरीके से धनखड़ साहब सोच रहे हैं कि आज इनका इशू बना हुआ है पूरे देश के अंदर, क्योंकि जितने भी यूट्यूब चैनल लेते हम बैठे हैं, हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि हमारा चैनल प्रमोट हो, इन्हीं की वजह से, क्योंकि लोग यही खबर सुनना चाहते हैं, लोग अफवाहों में ज्यादा इंटरेस्टेड है। लोग ये भी सुनना चाहते हैं कि छोटी छोटी बातें, इनकी फैमिली क्या करती है, इनका लड़का क्या करता है, इनकी लड़की क्या करती है, इसी पे लगे हुए लोग, और बहुत सी अटकलें भी लगा रहे हैं लोग। तो इसीलिए हम भी वीडियो बना रहे हैं जगदीप धनखड़ के ऊपर। और जैसे मैंने कहा कि इनकी मोस्ट लाइकली ये ज्वाइन करेंगे पॉलिटिकल पार्टी। 74 साल इनकी उम्र हो चुकी है, कितने साल काम करेंगे, 1 साल 2 साल, सेहत इनकी प्रॉपर है नहीं। आप देखा एक बार शो अटेंड कर रहे थे, मीटिंग अटेंड कर रहे थे, बेहोश हो गए थे, फेंट हो गए थे। कुछ आप कहना चाहेंगे? और हाँ नहीं, और कहा जाता है कि जिस दिन इन्होंने रिजाइन किया फॉर हेल्थ रीजन, ही कोलैप्स्ड इन हिज कैबिन, ये भी सुना था। बट सर, बीजेपी इज अ वेरी टॉलरेंट पार्टी, जो हमीद अंसारी को भी टॉलरेट कर दे तो इनको भी टॉलरेट कर रही थी। लेकिन डेफिनेटली कोई बड़े स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं जो जिसकी वजह से इनको मार्चिंग ऑर्डर दिए गए हैं। एंड हाँ देखो, नहीं डेफिनेटली हाँ वो बिल्कुल, जो हाँ बोल हाँ नहीं, देखिए लेकिन जैसे वो जो हाँ बोलिए। जैसे वर्मा के केस उठा रहे थे, जस्टिस वर्मा का केस जो था वो टेकअप करना था लोकसभा में। जैसे मैंने कहा कोई केस उठाया जाता है एमपीस के द्वारा,
तो उसके अंदर जिस सेशन के अंदर, यानी कि अगर लोकसभा में पहले आएगा तो लोकसभा एक्शन लेगी, राज्यसभा में सामने आएगा तो राज्यसभा एक्शन लेगी। जब लोकसभा में एक्शन हो चुका तो उसको टेक ओवर करना चाह रहे थे, ओम बिरला को बाईपास करने की कोशिश कर रहे थे, उससे एक क्राइसिस हो जाता। साथ में इन्होंने एक मिस्टर यादव है जो जस्टिस है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनका केस भी उठा लिया। वो केस उन्होंने आरएसएस, उन्होंने जो है सनातन की बड़ी प्रशंसा की थी, हिंदू धर्म की प्रशंसा की थी एक प्राइवेट मीटिंग के अंदर, और उनके ऊपर कंट्रोवर्सी शुरू कर दी आपके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने। और बाद में जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इससे क्वेश्चन मांगा, उन्होंने इसका रिप्लाई दे दिया कि मैंने अपने सीट पे बैठ के कुछ नहीं किया, मैंने तो प्राइवेट अपने कमेंट्स दिया। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, क्या कर सकता है, वो अपना एक्शन लेगा। तो यहाँ पे तो पार्लियामेंट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी उसके ऊपर, लेकिन तब भी धनखड़ साहब उसको खींच के लाना चाह रहे थे। धनखड़ साहब इस टाइम पे काम कर रहे थे किसी और एजेंडा पे, यानी कि बीजेपी, आप वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे बैठे हैं, वहां पे आप जाकर के ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आप पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर काम कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी को इनको हटाना पड़ा, मजबूरी से हटाना पड़ा। अदरवाइज मोदी ऐसे काम नहीं करते, जब अंसारी को भुगत सकते हैं तो इनको भी भुगत सकते थे। आपके एटीट्यूड देखिए, शुरू से पिछले कुछ महीनों से यहाँ अटकलें लग रही थी कि धनखड़ के जो एटीट्यूड है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इग्नोर किया जा रहा था कि शायद समझ जाएंगे। कई बार समझाने की बात की, भाई आपको सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना, क्यों टारगेट कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट को, क्यों रिलेशन खराब कर रहे हो हमारे पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के साथ। क्योंकि लोग तो ये समझ रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट टारगेट किया जा रहा है वो बीजेपी के कहने भी किया जा रहा है, उससे बीजेपी की इमेज खराब हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिलेशन थोड़े स्ट्रेट हो रहे थे। लेकिन ये माने नहीं, इनको चुप कराया गया। फिर किसी न किसी इशू पे बिगड़ जाते थे, फिर कुछ कह देते थे, लेकिन इनको लगता था कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गया इंडिया का, लेकिन मैं एक जाट का बहुत बड़ा लीडर हूँ। आप देखिएगा जब ये कूदेंगे पॉलिटिक्स के अंदर तो कितने जाट इनको वोट देते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ जो एक बड़ा लीडर था वो था चौधरी चरण सिंह। मैं चौधरी चरण सिंह से मिला था खुद भी, जब यहाँ पे उनकी बड़ी सेवी थी उस टाइम पे जब जनता कांग्रेस पावर में आई थी। और उसके बाद उनका बेटा आया अजीत सिंह, वो भी लीडर नहीं बन पाया। अब जयंत चौधरी वो लीडर तो बना है, वो बीजेपी उसने ज्वाइन की, बीजेपी के साथ मिल रहा है, साथ से बात कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि जयंत चौधरी क्या ये पोजीशन अचीव कर पाते हैं जो उनके दादा ने अचीव की थी। हाँ सर, सूद साहब, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड अबाउट 17 minutes एंड टाइम टू वाइंड अप दिस प्रोग्राम। एक तो मैं बताऊं कि जाट खोपड़ी को समझना बहुत मुश्किल है। मैं तो जाटों के कॉलेज में पढ़ा हूँ, देशबंधु कॉलेज का हमारा जाटों का कॉलेज था, वहां पे जाटों वाले ही था। एंड हाँ, मैं दयाल सिंह में था उस टाइम पे, जो भी हुआ है। हाँ, मैं दयाल सिंह में था उस टाइम पे। हाँ, मैं दयाल सिंह में था। अच्छा, अच्छा। तो वैसे भी हमारे दिल्ली वालों की थोड़ी जाट बुद्धि होती है, दे आर नोन फॉर नोटोरियस फॉर जाट बुद्धि। मैं लेकिन इट्स मोस्ट अनफॉर्चुनेट है कि इनकी जिसकी इमेज इतनी अच्छी थी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट की इमेज इतनी अच्छी थी, और ठीक जाने के टाइम ये मिस कैलकुलेशन की वजह से ये जो इन्होंने अपनी रेपुटेशन पे कालक लेप दी है, which is most unfortunate, and let the truth come out, and I think public is waiting for that. So but आप सर वो अगर हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है ऑडियंस को, तो उनको अपील कर दीजिए कि भाई आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और इसको शेयर भी करिए कि आपकी सपोर्ट से हम लोग और बेटर प्रोग्राम क्वालिटी वाइज हम लोग बना सकते हैं। हाँ, ठीक है, आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।